अब मैं सर्वप्रथम आमंत्रित करता हूं आज के व्याख्यानमाला के मुख्य वक्ता आदरणीय डॉक्टर विनय सहस्त्रबुद्धे जी, जो भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं और एक विचारक प्रणेता हैं। आमंत्रित करता हूं डॉक्टर विनय जी को। आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करने वाले और जो संविधान जैसे सामान्यतः समझने के लिए जिसको कठिन माना जाता है, ऐसे विषय पर बहुत सरल कथा निरूपण के लिए जाने जाते हैं श्री गिरीश पांडे जी। कार्यक्रम में विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित और देश के बहुत ही जाने माने विधिज्ञ और जो लोकसभा के महासचिव रह चुके हैं आदरणीय श्री सुभाष कश्यप जी, हमारे मित्र श्री संजय चतुर्वेदी जी, यहाँ पर उपस्थित इस पूरे संस्था के संगठन के शिल्पकार एक दृष्टि से आदरणीय श्री आशीष भैया जी, मंच पर उपस्थित संयोजक महोदय और सभागार में उपस्थित भाइयों और बहनों। वैसे लोकतंत्र, उसकी विशेषता, मान्यता, इस तरीके के विषय पर मैंने आदरणीय सुभाष कश्यप जी के सम्मुख कुछ बोलना एक धृष्टता है। किसी पुलिस कमिश्नर की उपस्थिति में कोई हविलदार बोलने का अगर साहस करे तो वो साहस जैसा होगा वैसा ये साहस है। मगर संयोजकों ने जो रचना की है हम सबके लिए बाध्य हो जाती है, तो उन्होंने कहा है तो मैं जरूर कुछ विचार आपके सम्मुख बांटने की कोशिश करूंगा। वैसे 2-2.5 महीने पहले जब इस कार्यक्रम की रचना बनाई होगी तब लोकतंत्र के सम्मुख जो चुनौतियां हैं, जो उसकी विशेषताएं और मान्यताओं के साथ साथ विचार में लेना बहुत जरूरी है, उन चुनौतियों का इस तरीके का अनुभव उत्तराखंड को करना पड़ेगा ऐसा शायद संयोजकों के मन में नहीं होगा। मगर यह एक छोटा सा प्रदेश जिस परिस्थिति से गुजर रहा है, मैं मानता हूं कि ये हमारे जनतंत्र की विशेषता, मान्यता और सबसे महत्वपूर्ण इसके सम्मुख चुनौतियां, इन सबके लिए हमें सोचने के लिए बाध्य करने वाली परिस्थिति है। और इस संबंध अगर मैं ये कहूं कि देश के राजनीतिक दलों की जो स्थिति है, गति है, इससे है। अधिक टिप्पणी मैं अपने भाषण के अंश के रूप में बाद में करूंगा और मैं नहीं चाहता कि ये इतना पवित्र मंच किसी राजनीतिक तरीके से उपयोग में लाया जाए, मगर समसामयिक विषय है इसलिए उसका उल्लेख करना मैंने उचित समझा। वैसे लोकतंत्र की मान्यता और विशेषताओं की अगर हम चर्चा करते हैं तो हम तो सब जानते ही हैं कि हमारा देश विश्व का सबसे बड़ा जनतांत्रिक देश है। इतना बड़ा जनतंत्र विश्व में कहीं नहीं है और लोग दुनिया भर से आते हैं कि यहाँ का चुनाव कैसा है उसको देखने के लिए, समझने के लिए। एक साथ लोग कैसे मतदान करते हैं, कैसे शांतिपूर्वक तरीके से कमोबेश और अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं और कैसे चुनाव के परिणाम आने के बाद बगैर कोई रुकावट, अगर चुनाव परिणाम सत्ता पक्ष के विरोध में गए हैं तो सत्ताधारी जो होते हैं वो त्यागपत्र दे देते हैं, नए सत्ताधारी है उनका शपथ ग्रहण होता है, कहीं भी कोई तनाव नहीं रहता, कहीं कोई सेना का हस्तक्षेप होने की दूर दूर तक गुंजाइश नहीं होती। इसके बारे में दुनिया भर के लोग अचरज जताते हैं क्योंकि दुनिया भर का यह अनुभव नहीं है। दुनिया भर के लोगों को इस तरीके का, जिसको हम कहेंगे कि बहुत ही सरल तरीके से सत्तांतरण होता है, इसके बारे में बहुत अचरज लगता है, बहुत उनको उत्कंठा होती है, एक कौतूहल होता है कि ये कैसे होता है। कुछ साल पहले मैं साल्जबर्ग गया था। वहां पर एक साल्जबर्ग सेमिनार नाम की, ये ऑस्ट्रिया में एक छोटी सी जगह है और वहां पर दुनिया भर के लोगों को बुलाते हैं और डेमोक्रेसी समेत अन्य विषयों की चर्चा करते हैं। तो लगभग एक 8 दिन का डेमोक्रेसी के बारे में एक चर्चा सत्र था जिसमें भारत के कुछ लोग थे, हमें भी बुलाया गया था। और उस समय वहां पर जो हमें मार्गदर्शन करने के लिए मौजूद थे
उसमें ब्रिटेन के जो भारत में एम्बेसडर के रूप में काम कर रहे थे, काम कर चुके थे हाई कमिश्नर के रूप में, श्री डेविड गोर बूथ, ये भी उस समय और उस चर्चा सत्र में आए थे, और डेविड गोर बूथ की पत्नी भी आई थी। और जैसे होता है कि भारत में जो भी विदेशी राजनयिक आता है भारत के प्रेम में डूब जाता है, भारतवादी हो जाता है। तो श्रीमान डेविड गोर बूथ और श्रीमती बूथ, जब उनका परिचय हुआ तो भारत के बारे में मुझे तरह तरह के सवाल पूछते रहे, क्योंकि 10 साल पहले उन्होंने यहां से पद छोड़ा था। तो पूछने लगे कि आज पर भी मुंबई की चौपाटी में वो भेल मिलती है और दिल्ली के चांदनी चौक का नजारा वैसा ही है, और फिर चेन्नई में वो मरीना बीच की हालत भी वैसी है। ऐसे तरह तरह की बातें पूछते थे और हम भी उनको जवाब देने में बड़ा आनंद महसूस करते थे। जब हमारे चर्चा सत्र का समापन हुआ तो समापन में लटविया नाम का बहुत छोटा सा देश है, उस देश की जो अध्यक्षा थी, कोई महिला थी, फ्रायबुर्गा नाम था उनका, वो आई थी और वो मंच पर बैठे हुए बड़ा बड़ा लेक्चर दे रही थी, डेमोक्रेसी, रिपब्लिक, पीपल्स पावर, फलाना ढिकना, तरह तरह का। और आप जैसे बैठे ना वैसे हम भी बैठे थे सभागार में, ऐसे ही टेबल थे और कॉफी पी रहे थे, और डेविड गोर बूथ की पत्नी हमारे बाजू में बैठी थी। तो उन्होंने मुझे बुलाकर कहा कि विनय, ये फ्रायबुर्गा महोदय बता रही है कि जनतंत्र क्या होता है, रिपब्लिक क्या होता है, उसको जरा बाद में मिलकर आप बताओ कि मुंबई की लोकल ट्रेन जो चलती है ना, उस ट्रेन में उसका पूरा लटविया समा जाएगा। ये बात है। मतलब यहां की हमारी जनसंख्या, हमारी आबादी, उसकी विविधता, उसके अंदर के ताने बाने, उसके सम्मुख चुनौतियां, कितनी सारी समस्याएं हैं। बावजूद इसके हमने जनतंत्र को न केवल जीवित रखा है मगर उसको संजोया है, विकसित किया है। और इसका एकमात्र कारण है, मैं एक अध्येता के रूप में जब देखता हूं, मुझे लगता है कि जनतंत्र इस समाज के खून में समाहित है। क्योंकि इस समाज की धारणा यह है, इस समाज का परिचय यह है कि हम किसी के ऊपर कुछ थोपेंगे नहीं। स्ट्रेट जैकेटिंग करना, सभी को एक नाप से नापना, ये यहां कभी रहा ही नहीं। विविधता में एकता, ये यहां की सुंदरता की विशेषता रही है। और इसलिए यहां के समाज को किसी ने बाहर में आकर जनतंत्र का कोई इंजेक्शन दिया और बाद में हम जनतांत्रिक हुए, ऐसी अगर किसी की धारणा है तो मैं मानता हूं कि वो सरासर गलत है। हम जनतांत्रिक है इसलिए है क्योंकि जिसको मैं स्पिरिचुअल डेमोक्रेसी कहता हूं, आध्यात्मिक जनतंत्र कहता हूं, ये इस देश का अभिन्न हिस्सा रहा है। अध्यात्म में, भगवान की पूजा पद्धति के विषय में मतांतर तो वहीं से शुरू होते हैं ना। तो यहां पर कभी भी उस दृष्टि से किसी एक पद्धति से काम करो, किसी एक भगवान की पूजा करो, किसी एक विचार में विश्वास रखो, ऐसा रहा नहीं। ये स्पिरिचुअल डेमोक्रेसी इस देश के खून में होने के कारण पॉलिटिकल डेमोक्रेसी हमारे लिए कतई नई नहीं थी। नया था उसका कलेवर, जिसको हमने पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के रूप में लिया, और जो एक फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम यहां पर आई, जिसके बारे में मेरे से भी अधिक अच्छी टिप्पणी आदरणीय श्री कश्यप जी कर सकते हैं, क्योंकि वो संवैधानिक विषयों के जानकार हैं। मगर मैं जनतंत्र के इस सारे प्रवास की ओर, इस सारी यात्रा की ओर, और विशेष रूप में अगर मैं कहूं कि सदियों पुराने से यहां राजाओं का राज था, बिल्कुल सही है, मगर गणराज्य की रचना गांव में उस समय भी और जीवित थी जब दिल्ली में कोई राजा राज करता था। लोगों को उसकी कोई परवाह इसलिए भी नहीं थी क्योंकि उनकी रोजमर्रा की जिंदगी में राजा का कोई हस्तक्षेप ही नहीं था। ग्राम राज्य थे एक दृष्टि से। और महात्मा गांधी जी ने और कईयों ने इसके बारे में वर्णन किया है और कहा है कि यह समाज जीवित क्यों रहा, इसका एक कारण हमारे ग्राम राज्यों की स्वायत्तता थी, ऑटोनॉमी। वो अपनी पद्धति से, अपने विचार से और जीवन जीते थे। और वो डेमोक्रेसी का जो मॉडल था, जो मैं मानता हूं कि हमारे जनतांत्रिक विचार की, एतद्देशीय जिसको हम कहेंगे इंडिजिनस विचार की जो प्रधान मान्यता है, विशेषता है, ऐसा मेरे जैसे छात्र को लगता है, वो है कंसेंसस डेमोक्रेसी, सामूहिकता की जनतांत्रिक रचना, एकमत बनाने की, समूह के विचार मंथन के आधार पर। मैं महाराष्ट्र से आता हूं
और मैं मानता हूं कि मराठी हो, हिंदी हो, कन्नड़ा हो, किसी भी भाषा में इस तरीके की कहावतें और मुहावरे होते हैं। हमारे यहाँ एक कहावत है, पांचा मुखी परमेश्वर, यानी 5 व्यक्ति एक मिलकर जब सोचते हैं तब उनकी सोच परमेश्वर जी की सोच के अनुसार है, डिवाइन थिंकिंग हो जाता है। ये यहाँ की मान्यता रही है और इसलिए यहां आकर सभी ने मिलकर काम करना चाहिए, एक कंसेंसस बनाना चाहिए। ये और किसी ने बताने की आवश्यकता नहीं थी, ये तो यहाँ के जनता के विश्वास में, श्रद्धा में, यहाँ की जनता की मान्यताओं में बहुत पहले से था। मगर ये जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी आई बाद में, जिस पद्धति से उसका संचालन करने के लिए हमने अपनी एक रचना बना ली, इसमें कई तरह के उतार चढ़ाव आते रहे। बावजूद इसके हमारा जनतंत्र न केवल अक्षुण्ण रहा बल्कि विकसित होता रहा। लोगों के सम्मुख एक रोल मॉडल के रूप में हमने प्रस्तुत किया। मैं जनतंत्र और राजनीतिक दलों का अध्येता हूं। मैं कई बार विदेश के कुछ और विद्वानों के साथ जब चर्चा करता हूं, एक बार अमेरिका के एक विद्वान आए थे, उन्होंने, आजकल ये निकला है ना कि डेमोक्रेसी के संदर्भ में भी एक आकलन बनाते हैं, डेमोक्रेसी का मेजरिंग करते हैं कि कितना जनतंत्र यहां पर डीप है, डीपनिंग डेमोक्रेसी बोलते हैं, कितना नीचे तक गया है, कितना जनता ने उसको स्वीकार किया है, कितना तगड़ा है, कितना स्वस्थ है। तो उसमें उन्होंने एक सूची बनाई थी विभिन्न देशों की, और हाइटी नाम का कोई छोटा सा देश है, उसके बाद इंडिया का क्रम लगाया था, पता नहीं शायद 22 या 23वां नंबर था। तो मैंने कहा कि भैया मुझे समझ में नहीं आता कि हमारे देश में जनतंत्र इतना तगड़ा है, बावजूद इसके आप हाइटी के बाद इंडिया को लगा रहे हैं, इसका क्या मतलब है? मुझे तो लगता है ये अल्फाबेटिकली लिखा होगा, एच के बाद आ आता है इसलिए। तो वो हंस पड़ा। उसने कहा नहीं, बोला नहीं, ऐसा नहीं है, हमने ये क्रम इसलिए लगाया है क्योंकि आपके देश में इमरजेंसी आई थी। अभी इमरजेंसी आई थी, ये बताना भी एक इतिहास का पाठ पढ़ाते समय बताने जाने लायक इतनी पुरानी घटना हो गई। जरूर इस देश को, जनतंत्र को इस देश के मिटाने के प्रयास हुए थे। ये जरूर है कि पूरे समाज को एक दृष्टि से कैद खाने में बंद करने की कोशिश हुई थी, मगर बावजूद इसकी जनता ने, इस देश की जनता ने अपनी, जिसको रस्टिक विजडम बोलते हैं, उस सूझबूझ का परिचय देते हुए तानाशाह प्रवृत्तियों का और विरोध किया था, कारगर पुरजोर विरोध किया था और उनको उखाड़कर फेंक भी दिया था। आज किसी की हिम्मत नहीं होगी कि इस देश को और इमरजेंसी जैसा अनुभव दे, हो ही नहीं सकता। और ऐसी स्थिति में अगर हमारे देश के जनतंत्र के बारे में और उसकी मान्यता विशेषताओं के बारे में बोलना है तो लंबा बोला जा सकता है, मगर मेरे जैसे छात्र को, राजनीतिक कार्यकर्ता को लगता है कि मान्यता और विशेषताओं की चर्चा तो हम लंबी कर सकते हैं, मगर शायद अधिक गहन चर्चा करनी चाहिए चुनौतियों। कई बार मुझे लगता है, और जिसका सीधा संबंध देश में जो वातावरण आज है और जिस तरीके का एक आशा का, उम्मीद का वातावरण इस देश में 2014 के चुनाव के बाद निर्माण हुआ, बरकरार रहा, बढ़ता गया, उसके साथ भी है। क्योंकि तब तक हम एक दूसरे को कहते थे, आज भी कहते हैं कि हमारा देश और कितना गौरवशाली देश, जनतंत्र के बारे में भी ढेर सारी बातें बताई जा सकती है, घंटों में बात कर सकता हूं। और हम कहते भी हैं कि क्या बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। बिल्कुल सही है, मगर मैं मानता हूं कि आज का जो नौजवान है, जो नई पीढ़ी है, वो ये सोचती है और उसके मन में ये सवाल है कि क्या बात है कि पंछी उड़ता नहीं हमारा। ठीक है जी, हस्ती मिटी नहीं, बात सही है, मगर हम आगे क्यों नहीं बढ़ रहे? और इसी सवाल के जवाब की खोज में इस देश के युवाओं ने, और केवल युवाओं ने नहीं, सभी और सभी तरीके के लोगों ने, उसमें बुजुर्ग भी है, सीनियर सिटीजन भी है, ग्रामीण भी है, नगरवासी भी है, महिलाएं भी है, वनवासी भी है, सारे लोगों ने इकट्ठा आकर भारतीय जनता पार्टी की एक ऐसी सरकार इस देश में स्थापित की कि जो विगत 30 साल में पहली और पूर्ण बहुमत पाकर सत्ता में आने वाली सरकार। और इसलिए मैं मानता हूं कि आज सवाल है कि इन विशेषताओं और मान्यताओं के आधार पर हम आगे कैसे बढ़े, उसमें कौन सी चीजें हैं जो रुकावटें ला रही है, कौन सी चीजें हैं जो चुनौतियों के रूप में हमारे सम्मुख आ रही है। मुझे कई चुनौतियां ध्यान में आती है, मैं कुछ चुनौतियों का जिक्र करूंगा और समाधान की ओर भी कुछ
मेरी अपनी मर्यादा में इंगित करने की कोशिश करूंगा। सबसे पहली चुनौती मुझे लगती है कि राजनीति और राजनेता के प्रति हमारे लोगों के अंदर जो धारणाएं हैं उसको बदलने की जो कोशिशें जिस पद्धति से होनी चाहिए, ये एक बड़ी चुनौती है। देश में राजनेताओं के प्रति अभी अभी स्थितियां थोड़ी सी बदल रही है विगत 2 सालों में, मगर अगर उनको छोड़ दे तो राजनेताओं के प्रति कुछ धारणाएं बनी हुई है कि राजनेता ऐसे ही होते हैं, राजनेता वैसे ही होते हैं। उसको एक व्यंग का और सहारा लेकर ही वर्णित करने की कोशिश होती है। हमारे महाराष्ट्र में एक शाहिरी परंपरा है कवियों की, पोवाड़ा नाम का एक, और गीत गाते हैं बड़े अच्छे तरीके से, लोकगीत नुमा। तो बीच में एक कवि ने एक प्रस्तुत किया टेलीविजन चैनल पर, मैं देख रहा था, और व्यंग्यात्मक ही रहता है। तो उसमें लिखा था कि बोले भगवान ने एक बार जब व्यक्तियों का निर्माण हो रहा था, मनुष्य का, और उनको पृथ्वी पर भेजा जा रहा था, तब गलती से भगवान के द्वारा एक व्यक्ति ऐसा भेजा गया जिसको मस्तिष्क ही नहीं था, बगैर ब्रेन भेजा गया। तो भगवान के सहयोगी ने कहा कि अब इसका क्या करें, इसको पीछे भी बुला नहीं सकते, इसको कहां भेजे। तो किसी सहयोगी ने कहा कोई जरूरी नहीं चिंता करने की, इसको राजनीति में भेजे, वहां पर वैसे भी बुद्धि की जरूरत नहीं होती। एक विडंबना करना, राजनीतिकों को इसी तरीके से नीचा देखना, उनकी हमेशा एक दृष्टि से उपहास के माध्यम से, उपरोध के माध्यम से उनका वर्णन करना, ये एक फैशन सी बनी हुई है। और जिन्होंने आम आदमी का नाम लिया उन्होंने तो इस फैशन को गौरवान्वित कर दिया। वैसे वो भी आज उसी रास्ते से जा रहे हैं। सोचा था, लोगों को लगा था कि ये कोई अलग रास्ता अपनाएंगे, आज आम आदमी का नाम लेकर जो राजनीति कर रहे हैं वो भी खास आदमी की राजनीति कर रहे हैं। खैर वो विषय नहीं है। विषय यह है कि इस तरीके के विकृत भाव से हम राजनीति की ओर नहीं देख सकते। राजनीति भी एक तरीका है समाज की सेवा करने का। यह बात सही है कि उसके लिए काफी सुधारों की आवश्यकता है, लोगों के सम्मुख आदर्श उदाहरणों की प्रस्तुति की आवश्यकता है। राजनीतिकों का, जनप्रतिनिधियों का व्यवहार, उनका आचरण, इसके बारे में लोग बहुत सजगता से देखते हैं और स्वाभाविक भी है। और उनकी अपेक्षाओं पर राजनेताओं को और जनप्रतिनिधियों को खरा उतरना होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। मगर साथ ही यह भी सही है कि उसके प्रति इस तरीके की निर्भत्सना की भावना को लेकर और हम नहीं जा सकते, क्योंकि राजनेता समाज का एक नेता है, समाज ही ने उसको चुनकर दिया है, और इसलिए समाज का विश्वास संपादन करते करते उसको समाज की श्रद्धा के लिए भी पात्र होना पड़ेगा। मैं मानता हूं कि राजनीति के सम्मुख, जनतंत्र के सम्मुख ये एक निश्चित रूप में चुनौती है। और भी एक बात है कि जिस पद्धति से हमारी राजनीति और जिस परिवेश में आगे बढ़ी, जिस तंत्र का सहारा लेकर आगे बढ़ी, हम जनतंत्र कहते हैं। दुर्भाग्यवश इसमें तंत्र हावी हो रहा है और जन के बारे में जो सोच बननी चाहिए हमें नहीं दिखाई देती। और ये इसलिए हो रहा है कि हमारे देश में चुनावी तंत्र है वो बड़ा मातबर बन रहा है। उसकी छाया लगभग पूरे जनतंत्र पर बन रही है। मतलब जनतंत्र यानी चुनाव तंत्र, ऐसा समीकरण स्थापित होने की बहुत ही विकृत अवस्था की ओर हम बढ़ रहे हैं। और इसीलिए सरकार के नुमाइंदे भी चाहते हैं, कई विद्वान भी चाहते हैं, जनतंत्र के अध्येता भी चाहते हैं कि इनमें सुधारों की आवश्यकता है। और सुधारों की चर्चा लंबे साल से चली है, मेरे से भी अधिक डॉक्टर कश्यप इसके बारे में जानते हैं। विगत 2 दशकों से लगभग ये चल रही है चर्चा। और ये चुनाव तंत्र में जो सुधारों की आवश्यकता है उसका एक महत्वपूर्ण कारण है कि चुनावों को और अधिक साफ सुथरा बनाना, उनको धनिकों के चंगुल से बाहर निकालना और जनता की जो अभिव्यक्ति है उसके लिए एक अनुकूल वातावरण निर्माण करना। ये मैं मानता हूं कि हमारे चुनाव तंत्र के सम्मुख भी कुछ चुनौतियां हैं। आज क्या हो रहा है, आज कई बार और चुनाव तंत्र के सुधारों की चर्चा हम कर रहे हैं, तब ये बताना जरूरी है कि विशेष रूप में म्युनिसिपल काउंसिल लेवल तक के, ग्राम पंचायतों तक के जो चुनाव हमारे देश में होते हैं उनमें बहुत अधिक सुधारों की आवश्यकता है। हम मानते हैं कि जनतंत्र में जनता के मत की और अधिक महानता होती है, मगर जनता अपने मत की और जो महानता है उसको अगर नहीं समझती तो क्या होता है। मैं कई उदाहरण दे सकता हूं।
महाराष्ट्र के दूंगा क्योंकि मैं वहां से आता हूं, मगर हमारे यहां पुणे में, शोलापुर में, मुंबई में कई जगह जब म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव हुए तो हल्के अंदाज में ही, ये तो फॉर्मली नहीं लिखा जा सकता, मगर कई पत्रकारों ने टिप्पणियां की, उदाहरण प्रस्तुत किए कि कई बड़ी बड़ी हाउसिंग सोसाइटीज में, जिसमें वकील रहते हैं, जिसमें और विद्वान रहते हैं, प्रोफेसर रहते हैं, डॉक्टर रहते हैं, उन्होंने भी इनफॉर्मली ऐसे रेजोल्यूशंस पास किए हैं कि हमारी हाउसिंग सोसाइटी का कंपाउंड जो बना देगा उसको हम पार्षद के रूप में और चुनने के लिए अपना पूरा जो भी हमारे बिल्डिंग के मान लीजिए 100 वोट है तो सारे 100 के 100 वोट एक मुश्त हम उसको दे देंगे, मगर पहले कंपाउंड वॉल बनाओ। ये क्यों हो गए? क्योंकि लोगों को लगता है कि भ्रष्टाचार की गंगा तो बहनी है, हम भी थोड़े हाथ धो ले तो क्या बिगड़ता है, ये तो करने ही वाले वसूल। तो ये जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट्स है, स्थानीय स्वराज्य संस्थाएं हैं, उनकी जो इकाइयां हैं, उनमें भी चुनावों के बारे में और अधिक सुधारों की आवश्यकता है, जिसके कारण पैसे का प्रभाव कम हो पाए। साथ ही साथ जरूरी है कि जो लोग हम चुनकर देते हैं उनका व्यवहार कैसा रहे, लोकसभा में, राज्यसभा में, विधानमंडलों में। और कई बार मुझे लगता है कि इनमें भी जो सुधारों की आवश्यकता है उनका दायरा केवल हमारे सदनों के कामकाज को किस पद्धति से चलाया जाए यहां तक सीमित नहीं है, उस कामकाज को किस पद्धति से लोगों तक पहुंचाया जाए मीडिया के माध्यम से, यहां तक इसकी चर्चा लंबी खींची जाती है। मैं एक प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष जी को कह रहा था कि जब जब भी विधानसभा का सत्र होता है तब लोगों को बड़ा टेंशन सा हो जाता है, तो बड़े चकित हो गए, बोले टेंशन लेने की क्या बात है। मैंने कहा हर रोज वही सुर्खियां सुनने में आती है कि सदन का कामकाज नहीं हुआ, शोरगुल बड़ा भारी, उसके बीच और सदन को कार्रवाई को स्थगित करना पड़ेगा। 3 बार पड़ा, 4 बार पड़ा, 5 बार पड़ा, किसी ने कुछ फेंक कर मारा, किसी ने बैनर दिखाया, किसी ने और कुछ किया, शोरगुल हुआ, तो लोग तंग आ जाते हैं। उनको लगता है ये क्या हो रहा है जी, ये खिलवाड़ हो रही है हमारे जनतंत्र से, इसको रोका जाना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि देखो आप अगर वाकई में इसको रोकना चाहते हैं तो मीडिया के द्वारा हमारे सदनों के कामकाज की जो रिपोर्टिंग होती है उसको बंद करवाइए। मैंने कहा भाई साहब ऐसी कैसी अजब बात कर रहे हो, आज ट्रांसपेरेंसी का जमाना है, कैमरे लगे हुए हैं, सब जगह जनता तक पहुंचता है, लोकसभा राज्यसभा के अलग अलग चैनल बने हैं, इसको रोकना संभव ही नहीं है, इसलिए मीडिया तो इसको जरूर कवर करेगा, आप ऐसा क्यों कहते हो। तो उन्होंने कहा कि इसका एक कारण है कि बोले सदन में चुनकर आने वाले प्रतिनिधि, चाहे महानगर पालिका में हो, विधानसभा में हो, लोकसभा में हो, वो आखिरकार चुनकर आते हैं और इस उस उद्देश्य की ओर काम करते हैं कि वो पुनः चुनकर आ पाए, और इसलिए उनको सबसे पहली चिंता करनी पड़ती है अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी की, चुनाव क्षेत्र। अब चुनाव क्षेत्र को ये यकीन दिलवाना होता है कि मैं आपकी समस्याओं के लिए मेहनत कर रहा हूं, काम कर रहा हूं, आवाज उठा रहा हूं। अभी ये आवाज उठाने की प्रक्रिया में कई विधायक, कई सांसद, कई पार्षद बहुत तरीके से सिलसिलेवार तैयारी करते हुए, आंकड़े देते हुए, विदेशों का उदाहरण देते हुए, मुश्किल से 8-10 मिनट मिलते हैं। विधायक जी यहाँ उपस्थित है, उनको पता है कि समय मिलना कितना मुश्किल होता है, तो जो भी 7-8 मिनट का समय मिलता है उसमें एकदम तरीके से भाषण करते हैं, बड़ा अच्छा भाषण करते हैं, मगर मीडिया में उसकी 2 लाइनें भी आती नहीं। मगर कोई विधायक जब कागज का गेंद बनाते हुए उसको फेंकता है, या माइक को तोड़ मरोड़ करते हुए और कुछ शोरगुल करता है, या स्पीकर के सामने जो मेज रखी होती है राजदंड उसको लेकर घूमता है, या और कुछ शरारत करता है, तो हेडलाइन आती है कि सदन का बड़े भारी हंगामे के बीच सदन स्थगित और फलाना फलाना जो मसला है उसके बारे में, और उद्वेलित विधायकों ने या सांसदों ने या पार्षदों ने कामकाज को नहीं चलने दिया। तो वो जो है सुर्खी, वो पढ़ते हुए चुनाव क्षेत्र के लोगों को लगता है कि देखो भाई हमारा गबरू कैसा है, उसने तो अपना काम कर दिया। ये एक दृष्टि से पॉपुलिज्म है, ये लोकानुरंजनवाद है। ये सुर्खियों के आधार पर क्या हम राजनीति करेंगे? तो क्या सुर्खियां बनाने वाले इस तरीके से नहीं सोच सकते कि जो अच्छे भाषण करते, अच्छे बिंदु उठाते, थोड़ा सा उनको भी 1-8 कॉलम सेंटीमीटर तो जगह दीजिए।
तब जाकर के अच्छाई का भरोसा बनेगा और अच्छाई को प्रोत्साहन भी मिलेगा। अन्यथा लोग शोरगुल की राजनीति करेंगे, जो मैं मानता हूं कि हमारे जनतंत्र के सम्मुख एक बड़ी भारी चुनौती होगी। क्योंकि आखिरकार सदन में क्या हो रहा है, इस पर लोगों की निगाहें हैं। बड़ी आस्था से, विश्वास से वो देख रहे हैं कि सदन के अंदर क्या होता है। और अगर उनको ध्यान में आया कि सदन का कोई उपयोग ही नहीं है, तो पूरी लोकतांत्रिक प्रक्रिया के अंदर उनका जो विश्वास है, मैं मानता हूं कि वो समाप्त होने की दिशा में हम आगे बढ़ेंगे, जो कतई नहीं होना चाहिए। मित्रों, मुझे लगता है कि ये लोकानुरंजन, पॉपुलिज्म, ये हमारे देश के सम्मुख और जनतंत्र के सम्मुख, और केवल देश नहीं दुनिया के जनतंत्र के सम्मुख एक बड़ी भारी चुनौती है। और ये सभी क्षेत्रों में है, समाज के सम्मुख है। ये केवल जनतंत्र, ये लोकानुरंजनवाद जो है ना, पॉपुलिज्म, ये राजनीति तक सीमित नहीं है। ये साहित्य और वांग्मय के क्षेत्र में है, ये सिनेमा के क्षेत्र में है। सारे मसाला फिल्म आते हैं, वो बड़े बड़े अच्छे चलते हैं, मगर अच्छे विचार से और बनाई गई एक आध फिल्म जिसमें कोई एक संदेश है, कोई एक मैसेजिंग है, एक आर्ट फिल्म है, वो चलती नहीं, क्योंकि उसको बॉक्स ऑफिस में कोई और आश्रय नहीं, प्रश्रय नहीं मिलता। दुर्भाग्यवश इस स्थिति के कारण हम सबको ये सोचना चाहिए कि जनतांत्रिक मान्यताओं और विशेषताओं को बरकरार रखना है, तो हमने इसके ऊपर उठकर, इससे उबर कर कैसे बाहर आना है। हमारे यहां एक नाटक आया था, बाद में यहां पर नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में भी हुआ दिल्ली में, उसका नाम था फाइनल ड्राफ्ट। बड़ा अच्छा नाटक था, और उसमें एक नाटककार जो लेखक है, संहिता लिखने वाला, उसकी कहानी थी। वो पहले एक नाटक का ड्राफ्ट बनाता है और अपने मित्रों को दिखाता है, तो मित्र कहते कि अरे बाप रे, इसमें तो ये फलाना फलाना लिखा है, ये फलाने समाज को ठेस पहुंचाएगा, इसको निकाल। फिर वो निकालता है, दूसरे को निकालता है, वो बोलता है कि अरे अरे, मगर ये समाज जो है उसका कोई जिक्र नहीं, उसको डाल। तो कुछ निकाल कुछ डाल, ऐसा करते करते उस नाटक का फाइनल ड्राफ्ट बन ही नहीं पाता। देश के जनतंत्र के सम्मुख भी यही अवस्था है कि हम अगर केवल किसी एक वर्ग विशेष को लुभाने के लिए, वोटों की राजनीति करने के लिए, मत पेढ़ी या वोट बैंक की पॉलिटिक्स करने के लिए और इसी दिशा में आगे बढ़ेंगे, तो हमारे लोकतंत्र की विशेषताएं और मान्यताएं दोनों के ऊपर बहुत बड़ी आंच आए बगैर नहीं रहेगी। और इसलिए हमें अपने लोकतंत्र को इस वोट बैंक पॉलिटिक्स से बचाना होगा, इसलिए सुधार लाने पड़ेंगे, इसलिए जन प्रबोधन करना पड़ेगा, जनता के अंदर जाना पड़ेगा। एडमंड बर्क नाम के एक बहुत बड़े विचारक हो गए 18वीं सदी में, और उन्होंने ब्रिटेन में जब जनप्रतिनिधित्व की चर्चा की थी, तब कहा था कि जो चुनकर आते हैं, उन्होंने लोग जो चाहते हैं वो करना, ऐसी सोच रखना गलत है। लोग जो चाहते हैं वो जरूर करिए कुछ मात्रा में, मगर लोग चाहते हो या न चाहते हो, जो लोगों के हित की बात है वो करना, ये आपका दायित्व है। अगर लोगों के चाहने के प्रति आप इतना सजग होकर काम करेंगे, तो आप लोगों की सेवा नहीं करेंगे, लोगों के साथ द्रोह करेंगे, क्योंकि लोगों ने आपको चुना है ऑन देयर बिहाफ, सोचने के लिए भी चुना है। और इसलिए लोकहित क्या है और लोकप्रियता क्या है, इसमें अंतर होता है। और कई बार लोकहित की चीजें लोकप्रिय नहीं बन सकती। हमने देखा है ये शाहबानों के केस में क्या हुआ था। कई सारे उदाहरण देश में इसके पहले हो चुके हैं। और इसलिए मैं मानता हूं कि लोकहित की बात जो है, लोकप्रियता की चिंता किए बगैर हमने उसको आगे रखना चाहिए। लोगों के अंदर उसके प्रति एक प्रबोधन के माध्यम से जागरूकता निर्माण करनी चाहिए, तभी जाकर के हम जनतंत्र के सम्मुख चुनौतियों का सामना करते हुए इसकी विशेषता और इसकी मान्यता दोनों को हम, मैं मानता हूं कि बरकरार रख पाएंगे। मुझे ऐसा लगता है कि इसमें आइडेंटिटी पॉलिटिक्स की भी एक भूमिका बन जाती है। हमारे देश में बरसों से आप किस जाति के हैं, किस प्रजाति के हैं, किस प्रदेश के हैं, इसके ऊपर राजनीति खेली गई और ये खेली नहीं जानी चाहिए। मगर इसमें जो एक विवेक का रास्ता अपनाना चाहिए, उसकी ओर किसी का ध्यान नहीं जा रहा। एकदम से खुद को प्रोग्रेसिव कहलाने वाले लोग यहां तक कि भारत माता की जय का भी विरोध करने पर तुले हुए हैं, जिसका संबंध केवल अस्मिता से नहीं है,
हमारे देश के इतिहास से, संस्कृति से, कई विषयों के साथ संबंध है, मगर विरोध कर रहे हैं। देखा है हमने किस पद्धति से इसके ऊपर राजनीति की जा रही है। और मैं मानता हूं कि अस्मिता के विषय पर राजनीति न हो, यह अच्छी स्थिति है। जनतंत्र उस पद्धति से मैच्योर होना चाहिए, प्रगल्भ होना चाहिए। मगर एकदम से आज के बदले हुए जमाने में आप अस्मिता के, आइडेंटिटी के विषयों को और नकार भी नहीं सकते। और यह तथ्य मैं नहीं कह रहा हूं, दुनिया भर के सोशल साइंटिस्ट आज ये मानते हैं कि ह्यूमन आइडेंटिटी, मनुष्य की अस्मिता, मनुष्य का परिचय, ये उसके लिए एक प्रेरणा का स्रोत बनता है। ये कोई पाशवी बिंदु नहीं है, इट इज नॉट ए प्राइमोर्डियल कंसेप्ट। ये एक सोशल मोटिवेटिंग फैक्टर बन जाता है। मुझे याद है जब इस देश में 91 की बात है, नारे दिए जा रहे थे, अयोध्या का आंदोलन बड़ा जोरों पर था और गर्व से कहो हम हिंदू है का नारा दिया जाता। मैं राजनीतिक विषय की ओर नहीं बढ़ रहा हूं, आप उसको गर्व से कहो हम भारतीय कहिए, कुछ भी कहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। सवाल यह है कि जो हम हैं उस अवस्था के प्रति हमें गौरव होना चाहिए, गर्व होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। और उस जमाने में देश विदेश के कई समाचार पत्रों में अच्छी सी डिबेट होती थी, समाचार पत्रों में जो पाठकों के पत्र आते थे उसके माध्यम से। तो एक पाठक ने पत्र लिखा कि ये गर्व से कहो हम हिंदू है, ये नारा बड़ा अतार्किक है, इलॉजिकल है। क्योंकि उसने कहा कि जिस अवस्था में हम पाते हैं खुद को, उस अवस्था को पाने में हमारा कोई कर्तृत्व नहीं है, हमारा कार्य नहीं है, हमारी कुछ महानता नहीं है, तो उसमें हमने गर्व क्यों करना चाहिए। हम कोई भी बन सकते थे, मुसलमान के घर में होते तो मुसलमान बन सकते थे, पारसी, क्रिश्चियन, यहूदी, कुछ भी बन सकते थे। संजोग से हम हिंदू के घर में जन्मे तो हम कहते कि गर्व से हम कहो हम हिंदू है, ये गलत है। तो नारा क्या होना चाहिए? उसने कहा कि गर्व से कहो हम मानव है, ये नारा होना चाहिए। तो दूसरे किसी ने उस पर पत्र लिखा, उसने कहा कि बड़ा तार्किक और अतार्किक की चर्चा कर रहे थे महोदय, मगर गर्व से कहो हम मानव है, ये भी उतना ही तर्कदुष्ट है, क्योंकि हम तो कुछ भी बन सकते थे। हम किसी भैंस के घर में जन्म सकते थे, कोई शेर बन सकते थे, कोई पंछी बन सकते थे, कोई ये सर्पेंटाइल प्राणी होते हैं उस तरीके का बन सकते थे। तो हम मानव बने, इसमें भी हमारी क्या बड़ी मेहनत है, महानता है। तो नारा होना चाहिए गर्व से कहो हम है, बाकी कुछ नहीं। उस पर तीसरे एक पत्र लेखक ने बड़ा अच्छा पत्र लिखा और वो सबसे विवेकपूर्ण पत्र था। उसने लिखा कि दोनों पत्र लेखकों ने बड़े तर्क की चर्चा करते हुए कहा कि ये नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए। मगर मैं मानता हूं कि दोनों पत्र लेखक अपनी जो भूमिका रखते हैं वो ही एकदम से तर्कदुष्ट है। क्योंकि आदमी जन्म लेता है, व्यक्ति जन्म लेता है और उसके बाद ग्रो करता है, बढ़ता है, कुछ बनता है, वो परिवेश के कारण बनता है और वो परिवेश उसको अपनी पहचान देता है, परिचय देता है। जब मैं कहता हूं कि मैं विनय सहस्त्रबुद्धे हूं और उसका स्पेलिंग इस पद्धति से है, और लोग अगर उसके बारे में, हमारा नाम तो खैर बहुत ही कठिन है उच्चारण करने के लिए, तो ढेर सारी गलतियां होती है, उसकी भी आदत होती है, मगर जिसके बारे में वो कुछ है नहीं, उसको भी किसी सोहन को अगर कोई मोहन कह के पुकारे और उसको कहेंगे नहीं 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 मैं सोहन हूं, मैं मोहन नहीं हूं, मैं सोहन हूं, तो और कोई कहे कि अरे भैया शेक्सपियर ने कहा है व्हाट इज इन नेम, तो वो कहेगा नहीं 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 भैया देयर इज एवरीथिंग इन नेम, मैं सोहन हूं, मोहन नहीं हूं। क्योंकि आदमी को पहचान मिलती है जी, मैं मोहन हूं, मैं सोहन हूं, मैं और कोई हूं, मैं हरिद्वार का हूं, मैं दिल्ली का हूं, मैं फलाने कस्बे में रहता हूं, फलाने घर में जन्मा हूं, फलाने मेरे दादा है, मेरे पिता है। इससे आपको एक परिचय मिलता है जो आपको जिंदगी में जीने का जो एक संबल लगता है वो दे देता है। और इसलिए अस्मिता बुरी चीज नहीं है, वो स्वाभाविक है और उसके कारण आप आगे बढ़ते हैं। इसलिए गर्व की भावना होना बड़ा स्वाभाविक है, यथार्थ है और लॉजिकल है, कोई उसमें तर्कदुष्ट नहीं। मगर इसको कितनी संकीर्णता तक ले जाना यह हमारे विवेक पर निर्भर करता है। आखिरकार हमारी संकीर्ण अस्मिताएं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा है कि संकीर्ण अस्मिताओं को हम तोड़ मरोड़ कर दफना कर आगे नहीं बढ़ सकते, उनको हमें व्यापक अस्मिता में समाहित करना चाहिए।
और व्यापक अस्मिता हमारे देश की अस्मिता है, हमारे राष्ट्र की अस्मिता है। इसलिए हम कहते हैं भारत माता की जय। मगर आज दुर्भाग्यवश उसकी भी राजनीति की जा रही है और इसके कारण की जा रही है। जो विरोध करने वाले लोग हैं वो उसके ऊपर राजनीति इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको वोट बैंक पॉलिटिक्स के बगैर कुछ दिखता ही नहीं, दुर्भाग्यवश। और ऐसी स्थिति में हमें वोट बैंक पॉलिटिक्स से बाहर आकर और ये जो लोकानुरंजन की राजनीति चलती है उसके बाहर आकर और इस देश की जनतांत्रिक प्रथा पद्धति और परंपराओं की विशेषताओं और मान्यताओं को अगर जीवंत रखना है, संजोना है, तो बहुत सारे सुधारों की आवश्यकता है। मैं बहुत लंबा तो इसलिए बोलूंगा नहीं कि इस राजनीतिक और विशेष रूप में जनतांत्रिक सुधारों के बारे में सबसे अधिकारी व्यक्ति अगर टिप्पणी करने लायक कोई है तो वो आदरणीय सुभाष कश्यप जी है। इसलिए उनके क्षेत्र में मैं बहुत ज्यादा और अंदर घुसकर कुछ बोलूं ये उचित नहीं। मगर मेरे जैसे छात्र को जो लगता है कि जो चर्चा अभी माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा ही एक दृष्टि से और प्रबल हो रही है, वो एक साथ सभी चुनाव, यूनिफॉर्म शेड्यूल फॉर इलेक्शंस, पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक सभी चुनाव एक ही दिन हो, इससे भी बड़ी राहत मिलेगी, जनतंत्र को मिलेगी, जनता को मिलेगी, सबसे महत्वपूर्ण यहाँ के गवर्नेंस को राहत मिलेगी। कुछ हम निर्णय ले पाएंगे। हमेशा चुनावी परिस्थिति का बोझ निर्णयकर्ताओं के मन पर नहीं रहेगा और इसलिए इस दिशा में भी विचार होना चाहिए। राजनीतिक दलों के अंदर जो अवस्था है उससे उनको अगर बाहर लाना है तो दलों का इंस्टीट्यूशनलाइजेशन होना चाहिए। आज कुछ दलों के कार्यकर्ता कहते हैं कि उनको नेता मिलते ही नहीं, इसलिए उनको दल का भी त्याग करना पड़ता है। ये स्थिति मैं मानता हूं कि किसी भी दल के लिए हो कोई स्वस्थ स्थिति नहीं है। और इसलिए राजनीतिक दलों को कैसे संचालित किया जाना चाहिए, राजनीतिक दलों के कार्य में कैसी ट्रांसपेरेंसी, कैसी पारदर्शिता आनी चाहिए, कैसा आंतरिक लोकतंत्र मजबूत होना चाहिए, इस पर भी एक बड़े भारी कानून की आवश्यकता है। हमारे देश में प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार जब काम कर रही थी तब न्यायमूर्ति श्री वेंकटचलैया जी की अध्यक्षता में एक आयोग बना था। इस आयोग ने जो रिपोर्ट दी है, जो आज भी कोई भी जिज्ञासावश अगर गूगल करे तो उसको पूरी रिपोर्ट मिल सकती है, अपने आप में एक बहुत अच्छा डॉक्यूमेंट है जो इस देश में जनतांत्रिक सुधारों का रास्ता एक दृष्टि से हमारे सम्मुख प्रशस्त करता है। ऐसे बहुत सारे सुधारों की आवश्यकता है, मगर सबसे महत्वपूर्ण सुधार मुझे लगता है कि जनतंत्र के प्रति हमारी सजगता और उसके लिए आवश्यक लोक प्रबोधन। जनतंत्र को हमने जीवित रखा, जनतंत्र को संजोया, जनतंत्र ने यहां पर रूट्स डेवलप किए, डीपनिंग ऑफ डेमोक्रेसी हुआ, ये तो बड़ी अच्छी बात है। मगर जनतंत्र हमारे खून में है, इसलिए वो वर्धिष्णु होगा ऐसा मानकर और जो विकृतियां आ रही है उसकी ओर आंखें मूंद कर देखने से काम नहीं बनेगा। हम सबको सजग रहना पड़ेगा। हम सबको एक प्रहरी की दृष्टि से जनतंत्र में जो हो रहा है, जो हम एक मतदाता है तो मतदाता के अधिकार को और असर्ट करते हुए इन सारे विषयों की तरफ देखना पड़ेगा। तभी जाकर के जनतंत्र के सम्मुख जो चुनौतियां हैं उनका अच्छे तरीके से सामना करते हुए इसके विषय में जो एक डिस्कोर्स चलना चाहिए, जो जन चर्चा बढ़नी चाहिए, उसको बढ़ाते हुए और जनतंत्र की जो विशेषताएं और मान्यताएं हैं उनको और मजबूती प्रदान करते हुए हम आगे बढ़ पाएंगे। एक दृष्टि से आज का इस तरीके का व्याख्यान भी मैं मानता हूं कि इसी दिशा में एक कदम है। आयोजककर्ताओं को मैं साधुवाद देता हूं कि उन्होंने ये आयोजित किया और मेरे जैसे एक छात्र को यहां पर बुलाया। बहुत बहुत धन्यवाद।